अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबरें लेके आ रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प और तहलका खेज हैं। एक ये है कि क्या सरजी डरे हुए हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट घबराई हुई है, और उसके लिए वो कल के कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इतराफ़ात किए हैं, उसके बाद वो क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सब जो एक इलेक्शन की पूरी साख ज़मीन बोस हुई है उसको रिवाइव करने के लिए बड़ा ही दिलचस्प है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि नून लीग को अब क्या दाना डाला जा रहा है कि नहीं, हम तो आपको इक़्तिदार में लाना चाह रहे थे, कौन क्या नहीं कर सका। ये जो एक नून लीग के साथ एक जिसे कहते हैं ना वो खेल खेला जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। जबकि तीसरी बात, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस काजी फैसल के साथ मिलकर एक नया खेल खेल रही है, वो भी ज़रा बड़ा दिलचस्प है। किस तरह से पीटीआई के जीते हुए आज़ाद उम्मीदवारों को अब हॉर्स ट्रेडिंग इंश्योर करने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो भी आज आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले कमिश्नर रावलपिंडी से ही आगाज़ करते हैं। आपको पता है कल कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा साहब ने, अब तो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी है क्योंकि उनका कल तबादला कर दिया गया है और उनको लाहौर रिपोर्ट करने को कहा गया है, और उनको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद उनको कर गिरफ्तार लिया गया था। लेकिन जब पुलिस से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको हिफाजती तहवील में लिया गया है। और वो उसके बाद उसी हिफाजती तहवील में उनको किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, ठीक है। और जो उनका दफ्तर था वो तमाम का तमाम सील करके वहाँ से कंप्यूटर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और जो रिकॉर्ड था दूसरा जो पेपर्स की सूरत में वो रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब अगर उन्होंने झूठ बोला था तो अभी तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने रात गए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, ठीक है, और अभी वो कमेटी हरकत में भी नहीं आई, जो कि रात गए आई, इन्होंने दोपहर को ही उठा लिया जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ने रात गए एक कमेटी बनाई, ठीक है, जिसमें बाबर हसन भरवाना साहब जो थे वो थे, सिकंदर सुल्तान राजा साहब थे। इन लोगों ने जी बड़ी वो गौर खोज किया उन इल्ज़ामात के ऊपर, और फिर उसके बाद सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन की सदारत में एक कमेटी बनाई जिसमें सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून शामिल हैं, कि ये अब चीफ कमिश्नर रावलपिंडी जो साबिक थे लियाकत अली चड्ढा साहब के इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी और उस तहकीकात की बुनियाद पर 3 दिन में रिपोर्ट देगी। और फिर अगर उन में इल्ज़ामात, ठीक है, वो कह रहे हैं जी, इसके बाद ये नहीं कह रहे कि इल्ज़ामात सच साबित होंगे या नहीं, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जब कमेटी रिपोर्ट देगी तो उसके आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई के बारे में फैसला किया जाएगा, ठीक है। यानी कि कमेटी की इम्पार्शियलिटी यहीं से ख़त्म होगी कि ये इतनी जानिबदार कमेटी है कि इस कमेटी का मैंडेट ये है कि आपने 3 दिन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके देनी है, जिसके बाद हमने कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ। ये नहीं कि आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उन इल्ज़ामात को देखना है, ठीक है। अदरवाइज लिखा था कि नहीं, वो देखेगी कि उनके इल्ज़ामात में सच्चाई है या झूठ है, और अगर सच्चाई हुई तो फिर जिन्होंने रिजल्ट बदले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर इल्ज़ामात झूठे हैं तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने लिखवाया ही नहीं हुआ इस प्रेस रिलीज में कि वो इल्ज़ामात में ये देखा जाएगा सच्चाई है तो क्या, अगर सच्चाई है तो आरओज़ के खिलाफ कार्रवाई होगी, डीआरओज़ के खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं, ठीक है। सीधा सीधा लिखा हुआ है उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, लेकिन 3 दिन बाद जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट लेके आ जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी बात बड़ी दिलचस्प है कि अब चीफ कमिश्नर साहब दोपहर को ही गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर लिए गए, उनको उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, ठीक है।
कमेटी रात को बनती है, रिकॉर्ड दिन को ही कब्जे में ले लिया गया। भाई कमेटी जब बन जाती, वो कमेटी ऑर्डर इंक्वायरी करती, तो फिर आप रिकॉर्ड कब्जे में लेते, कमिश्नर ऑफिस को सील करते। यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, फिर आप देखें दूसरा तमाशा कि जो नए कमिश्नर रावलपिंडी लगाए गए हैं, ठीक है, इनको हटाए जाने के बाद, ठीक है, उनका नाम है जनाब मौसूफ का सैफ अनवर झापा साहब। ठीक है, अब सैफ अनवर झापा साहब रात 11:55 पर चकवाल, जेहलम, ठीक है, और तलागंग, इन इलाकों के 5 DROs के साथ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। रात को इनको इकट्ठा किया गया और ये रात 11:55 पर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्ज़ामात की या उनके एतराफ़ात की तरदीद करते हैं कि जी कोई हमने इलेक्शन रिजल्ट चेंज नहीं किए, और उसके बाद उनके खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। कोई सवालात नहीं लिए जाते। भाई इतनी क्या इमरजेंसी हुई थी? पहले वो जो एक सो कॉल्ड कमेटी बनी है उसको प्रोब कर लेने देते, आप लोग उसके आगे जाके इल्ज़ामात की तरदीद करते। प्रेस में क्यों लाया गया? वो भी रात के 11:55 पे क्यों लाया गया? इनको इन शहरों से बुलवा के किसने इकट्ठा किया और क्यों ये जरूरत महसूस हुई? और सैफ अनवर झापा साहब जो कि इस इलेक्शन के कंडक्ट के वक्त रावलपिंडी में मौजूद ही नहीं थे, वो क्यों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे? क्यों उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई? जबकि वो कहते पहले इंडिपेंडेंटली मेरे जो साबका इस शहर के कमिश्नर थे उनके इल्ज़ामात की तहकीक हो जाए, अगर वो झूठे साबित होते हैं तो फिर मैं इनको बुलाऊंगा और बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दूंगा। अभी बनती नहीं है, लेकिन जाहिर बात है उनको इस काम के लिए लाया गया। और फिर अब आप देखिए क्या क्या गया, जिससे अंदाजा हो रहा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कितना डरी हुई है। कल का पाकिस्तान में ट्विटर ब्लॉक करवा दिया गया। ट्विटर नहीं कल का चल रहा, लोग VPN के जरिए चलवा रहे हैं, अदरवाइज ट्विटर ब्लॉक है। उसकी वजह आपको बताते हैं। अब कल से एक पूरी कैंपेन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ वाबस्ता अब नए नए जुड़े हुए सहाफ़ी हैं और TV चैनल्स हैं उन पर चलवाई गई है। करिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सॉरी रावलपिंडी, ठीक है, इसके फला काम, इसके वो काम, ठीक है। और अब मसला ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो मैनेज हो सकता है, उस पर बिठा के आप अपनी मर्जी के एंकरों और सहाफ़ियों से कमिश्नर रावलपिंडी पर इल्ज़ामात भी लगा सकते हैं, उनके इल्ज़ामात की तरदीद भी करवा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया नहीं मैनेज होता। और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत अब ज़्यादा है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर अब कोई ट्रस्ट नहीं करता। पाकिस्तान के तमाम जो पाकिस्तान में जितनी भी एम्बेसीज हैं, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं बॉदर करते। वो भी सोशल मीडिया पे उनके एम्बेसीज में यूट्यूब चैनल्स मॉनिटरिंग पे लगे हुए हैं, ट्विटर हैंडल्स पे होने वाले ट्वीट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े सहाफ़ी ओपिनियंस दे रहे होते हैं, ठीक है। वो उन ओपिनियंस को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर वो एक हाइप बन गई कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के बाद। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और तो समझ ना आया कि कैसे उस हाइप को नहीं चलाना, उनका ट्विटर ही ब्लॉक कर दो। अब मसला ये है कि ये वही खेल खेला जा रहा है जो जब आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने थे, जनरल आसिम मुनीर, तो उस वक्त उनको खुश करने के लिए कभी एक को उठाया जाता था और उनको दिखाया जाता था, सर देखें जो आपको गाली देता है हमने उठा लिया, ठीक है। कभी वो जमील को तो कभी किसी को, फलाने को, एक आधे को उठा कर उनको खुश कर दिया जाता था। लार्जर पिक्चर में गेम उनके हाथ से निकली हुई थी। 9 मई के बाद क्रैकडाउन करके सब कुछ एक दफा दबाया गया, लेकिन वो भी सस्टेन ना उसका 8 फरवरी को वो सारे जो इकदामात थे उनका तबाही फेर दी वोटरों ने बाहर निकल के। तो अब फिर जनरल साहब को दिखाया था, सर वो सोशल मीडिया पे, सर हम अभी ब्लॉक कर देते हैं, चलो भाई ट्विटर ब्लॉक करो। अब ट्विटर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है भाई। उन इल्जामात की सब्सटेंस नहीं खत्म होगी यूं, आप लोग जो मर्जी कर लें। अब आज कल भी मरीम औरंगजेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज मलिक अहमद खान साहब, उस्मा बुखारी साहबा और अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब वो ही 9 मई के इल्जामात दोहरा रहे थे। भाई 9 मई के इल्जामात
जो भी थे आपने लगाए, केसेस किए, उसमें लोगों को जेलों में डाला, खवातीन को डाला, मर्दों को डाला, बच्चों को डाला, जवानों को डाला, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया, सब कुछ करके देख लिया। वोटरों ने 9 मई के बयानिए को उड़ा के रख दिया। तो इसका मतलब है 9 मई का बयानिया पिट गया। अब आप एक पिटे हुए बयानिए को लेकर टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं और ट्विटर ब्लॉक करा के कि हम ठीक है मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चूरन बेचते हैं। वो नहीं बिकेगा। ब्रिंग समथिंग न्यू। और ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि वो अभी तक वो 90 की दहाई में जिंदा रह रहे हैं कि वही टिपिकल टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। अच्छा ये चीज वेबसाइट ब्लॉक करा दो, ट्विटर ब्लॉक करा दो, फलान कर दो, मुल्क में ये करवा दो, ये कर दो, फलां पार्टी को खामोश करा दो, फलां पार्टी का नाम चलवाना बंद करवा दो, इनको ज्यादा कवरेज दिलाओ, इनको सपोर्ट दो, इनके ऊपर केसेस करवाओ। दुनिया इतनी आगे आगे जिन्होंने आपको शिकस्त दी है पीटीआई ने, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टिकटॉक, ट्विटर, पता नहीं कहां कहां पे कैसे कैसे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल्स को इस्तेमाल करके आपसे जंग लड़ रहे हैं। और आप वो रवायती जंग लड़ रहे हैं उनसे। रवायती जंग तो नहीं चलेगी ना। ओल्ड टैक्टिक्स पिट गए आपके 8 फरवरी को। डू समथिंग न्यू। यही नून लीग को भी है कि डू समथिंग न्यू। ये आप किस दुनिया में जिंदा है? तो अब हम जरा इससे आगे आते हैं। अब कहानी ये है कि आपको मालूम है, वैसे तो हमारे तहकीकाती सहाफ़ी दोस्तों को अब पता चला है कि कमिश्नर रावलपिंडी के ऊपर बड़े करप्शन के इल्ज़ाम थे। मुझे एक बड़ी हैरत है, इन तहकीकाती सहाफ़ियों ने ये 16 तारीख को ऐसी कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी क्यों नहीं की? 16 फरवरी को, 15 फरवरी को क्यों नहीं की? पिछले 1.5 साल में क्यों नहीं की? इनको क्यों नहीं पता था कि कमिश्नर रावलपिंडी तो ऐसा शख्स है जिसके ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं? अब आके जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन इनको ये स्टोरीज मिलने शुरू होगी। ये भी बताया ना, एक रात में इनको कहां से वही नाजिल हुई कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ के उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम है और उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फौरी तौर पे आपको दिया ना कि यार ये इसके खिलाफ बोलो, और आप लोग शुरू हो गए बोलना। कोई अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल कर लें। क्या कर रहे हैं? अपनी सारी क्रेडिबिलिटी आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को बेच दी है। सब लोगों ने क्या, कहां पर चले गए आप लोग? वो एक हमारे सहाफी दोस्त के ऊपर एक दौर में पीटीआई ने उनके ऊपर गद्दारी के इल्जाम लगाए। एयरवे पे प्रोग्राम हुए, मरहूम अरशद शरीफ साहब ने भी उन पर ये झूठे इल्जाम लगाए। ठीक है, देखो बहुत ही शर्मनाक और काबिल मजम्मत थे ये इल्जाम उनके खिलाफ। ठीक है, वो मुझे लास्ट टाइम मैंने देखा जिस दिन पीटीआई ने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर की, वो पीटीआई के ऊपर गद्दारी के इल्जाम लगा रहे कि देखो मुल्क दुश्मन जमात है अमेरिका में इस किस्म की। आपके तो अपने ऊपर ही इल्जाम लगे थे और वो आपके लिए बहुत तकलीफ थे और इज्जतनाक थे और झूठे इल्जाम थे। क्या आपको आज वो इल्जाम किसी और पर लगाना चाहिए? आपको तो कहना चाहिए मैं इस सबसे गुजरा हूं, खुदा कभी किसी को इससे ना गुजारे, और मैं कभी मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो गया ये इल्जाम, मैं कभी किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस इल्जाम का नतीजा क्या है। आप आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़ के ये इल्जाम लगाते फिर रहे हैं सब लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कमाया आप लोगों ने, क्या कमाया, क्या इज्जत कमा रहे हैं, क्या नाम कमा रहे हैं। तो बहरहाल अब आगे आ जाइए कि अब हमने को बताया कि सर जी भी डरे हुए हैं, कमिश्नर इल्जामात को भी, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगली कहानी ये है कि अब पीटीआई का मैंडेट किस तरह रोका जाना है। ठीक है, अब उसके लिए पीटीआई के जो जीते हुए आजाद उम्मीदवार हैं उनके कामयाबी के नोटिफिकेशन ही नहीं हो रहे, इलेक्शन कमीशन कर रहा। आपको पता है 17 तारीख के दिन तक सिर्फ 8 आजाद उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी हुए, ना कि 100 से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जीते हुए। सिर्फ 8 आजाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया कि जीते हैं, बाकी 30 के कल रात लेट जारी हुए। अभी भी 60 से ज्यादा आजाद उम्मीदवार हैं जिनके जीत के नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुए। क्यों नहीं जारी हुए? उसकी वजह है इन आजाद उम्मीदवारों को कन्वे किया जा रहा है कि पीटीआई छोड़ो और दूसरी जमातें ज्वाइन करो, वरना हम तुम्हें अभी भी हरा सकते हैं, बावजूद इसके कि तुम्हारे पास फॉर्म 47 पे जीत आई हुई है। हम वो फॉर्म 47 को भी
डिस्कार्ड करवा देंगे, जैसे हमने फॉर्म 45 को डिस्कार्ड करवाया। बकौल जिसके इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान फैसल वाडा के कि वो जी फॉर्म 45 पे पकोड़े रख के खा लो, ठीक है, तो वो कह रहे हैं ज्वाइन करो, और उसमें से एक आपको देग का दाना चखाते हैं, ठीक है। अब उसमें एक अहमद रशीद भट्टी साहब है, ये लाहौर के पीपी 165 से पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे, इलेक्शन जीते, और ये हल्का रायविंड का हल्का है जहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब का जाती उम्रा है, ठीक है। रायविंड नून लीग का, जारी बात है, नून लीग के कायद का, ताहयात कायद का होम टाउन है, ठीक है। वहां से इन्होंने नून लीग को हरा दिया सूबाई असम्बली की नशिस्त पर, पंजाब असम्बली की। और आपको पता है इनको कहा गया कि आप चुप करके आज़ाद जीते हैं, नून लीग ज्वाइन कर लें, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। इनको 15 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया, और आपको पता है एक अवाम के मैंडेट की सजा तौहीन क्या होगी, इलेक्टेड एमपीए को चेहरे पे शॉपर डाल के अदालत में पेश किया गया, ठीक है। और ये कोई आम नौजवान नहीं है जो एमपीए जीते हुए हैं, ये अहमद रशीद भट्टी, आपको पता है ये बैरून मुल्क से तालीम याफ्ता है, ठीक है। स्कॉलरशिप पर, यानी कि लायक फायक तालिब इल्म था, स्कॉलरशिप पर इनको यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो कनाडा में स्कॉलरशिप मिली थी, वहां पर से तालीम हासिल करके आए, 3 साल वहां पर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, और उसके बाद यहां पर आकर इन्होंने सीएसएस का एग्जाम पास करके सीएसपी ऑफिसर बने और पाकिस्तान रेलवे ज्वाइन की, ठीक है। इतना काबिल नौजवान, उसने रिजाइन दे के कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वो इलेक्शन लड़ा, और इतने काबिल नौजवान के साथ आपका मुल्क ये कर रहा है, ये आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ कर रही है, ठीक है। ये हाल है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन इन लोगों के नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहा कि इस्टेब्लिशमेंट ताकि जितना घसीट सकती है घसीट दे, जो मान जाएगा। और अब आप देखिए, आपको पता है पहला आज़ाद उम्मीदवार जो जीता, जिसका पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ आज़ाद उम्मीदवार का कि ये जीता है, वो राजा खुर्रम नवाज हैं, इस्लामाबाद के NA 48 से जीते थे, और उन्होंने जिस दिन नून लीग ज्वाइन की उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन जारी किया, पहले नहीं जारी किया, ठीक है। तो अब इलेक्शन कमीशन वेट कर रहा है कि जो नून लीग या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या कोई और पार्टी अलावा पीपल्स पीटीआई के ज्वाइन करती है, हम उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। क्या ये गेम चल रही है? फिर अब आ रही है कि जो चूरन नून लीग को बेचा जा रहा है। अब नून लीग के लोगों से हमारी बातचीत है तो उनके अंदर जो गपशप चल रही है वो ये है कि जी देखिए, वो हुआ ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और लेफ्ट जनरल नदीम अहमद अंजुम बड़ा नाराज़ हैं ISI के DGC मेजर जनरल फैसल नसीर से कि उन्होंने ये सारा कबाड़ा कर दिया और उन्होंने स्प्लिट मैंडेट दिलवा दिया और उन्होंने नून लीग को नहीं जीतने दिया। और इस पर यह भी वो कहते हैं जी कि जो DGI हैं लेफ्ट जनरल नदीम अहमद अंजुम, उनकी तलखी भी हुई है और बड़े सख्त एक दूसरे से एक्सचेंज हुई है मेजर जनरल फैसल नसीर से जो DGC हैं ISI के, कि जी आपने ये इलेक्शन सारा ख़राब करवा दिया, नहीं नून लीग जीत सकी आपकी वजह से। और उस पर कहते नहीं, मेजर जनरल फैसल नसीर ने कहा कि जी मैंने बिल्कुल ठीक किया है, और वो इसलिए किया है कि अगर इनको 2/3 मेजॉरिटी दिलवा देते तो ये हुकूमत में आके हमसे लड़ते, तो उस दिन अगर हमें इनको गिराना पड़ता तो उससे पहले ही मैंने इनको कमज़ोर रखा था कि ये आके हमसे लड़ ही ना सके। तो ये हुआ है। तो किस किस्म की ये कहानी बेची जा रही है, नून लीग के लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि आर्मी चीफ की पॉलिसी और इंस्ट्रक्शंस को एक मेजर जनरल DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर डिफाई करेंगे, इनकार करेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे, नहीं होता ना। तो अब ये इस किस्म की थ्योरियां बेच रहे हैं सिर्फ नून लीग के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए कि नहीं मियां नवाज शरीफ साहब को हमने नहीं प्राइम मिनिस्टर की दौड़ से बाहर किया, नून लीग को हमने नहीं वीक किया, वो मेजर जनरल फैसल नसीर ने कर दिया। वाह, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।